अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, लगता ऐसे है कि हुकूमत नैब के नए कानून को लेकर खुद ही कन्फ्यूजन का शिकार है, क्योंकि हुकूमत ने तीसरा नैब ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है जिसका इत्तलाक 6 अक्टूबर से होगा। चेयरमैन नैब को हटाने का जो इख्तियार है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से वापस लेकर सदर मुमलिकत को दे दिया गया है और धोखाधड़ी, जाली अकाउंट्स और फ्रॉड के केसेस वापस नैब को दे दिए गए हैं। और यूँ एक बार ऐसा लगता है कि नैब ऑर्डिनेंस को लेकर हुकूमत यू टर्न ले नहीं रही बल्कि ले चुकी है। पहले अपोजिशन नैब कवानीन पर तनकीद करते हुए इनमें तरमीम चाहती थी, मगर हुकूमत को सब अच्छा लग रहा था। तासुर ये भी था कि हुकूमत पर तनकीद करने वाले हर अपोजिशन रहनुमा की जो फाइल है ये खोल दी जाती है और इस तरह नैब इस हुकूमत के 3 सालों में सबसे ज़्यादा मुतहरिक इदारा रहा, यह हकीकत है। लेकिन अचानक हुकूमत ने खुद ही नैब के कानून को सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए बदल दिया, जिसमें बहुत से अपोजिशन बेंचेस पर बैठने वालों को भी फ़ायदा पहुंचने की तवक्को थी। इससे पहले कि ऑर्डिनेंस की तशरीह में किसी को भी फ़ायदा पहुंचता, हुकूमत ने एक और ऑर्डिनेंस निकाल दिया है और यूँ दूसरे के बाद तीसरा ऑर्डिनेंस भी आ गया है। अब ये किसी के लिए एनआरओ है या कोई ढील है या मज़ीद शिकंजा टाइट किया गया है, इस पर तो हुकूमत और वजारत कानून की तशरीह वाज़े करेगी। लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि यादे माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। हुकूमत में एहतसाब के रूह रवां शहजाद अकबर साहब अरबों रुपए की रिकवरी को नैब की कारकर्दगी बताते हैं, लेकिन अपोजिशन के रहनुमाओं से क्या रिकवर हुआ, वहाँ कारकर्दगी 0/0 ही नज़र आती है। ऐसे में ये तरमीम किसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए हैं और किसको दबोचने का मंसूबा है, मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आज़म नज़ीर तारड़ साहब आपका। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि अब इसका जो इत्तलाक है, जो नया ऑर्डिनेंस है, सबसे पहले जो जारी हुआ वो 6 अक्टूबर को जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ उसमें ज़ाहिर एक रिलीफ मिला, फिर 1 नवंबर को आज जो जारी होता है, इससे जो 6 अक्टूबर से 1 नवंबर तक ज़ाहिर है जिन केसेस पर इससे पहले जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ 6 अक्टूबर को उसका जो इत्तलाक हो चुका है वो रिवर्स कैसे होंगे? ज़ाहिर है बहुत से केसेस नैब के दायरे इख्तियार से निकल गए, एहतसाब अदालत से निकल गए, तो वापस वो कैसे उसी इदारे में जाएंगे? आप दूसरे कवानीन के तहत उस पर अगर एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो दोबारा से सारा प्रोसीजर होगा, ये ज़रा कन्फ्यूजन है। देखिए, मैं तो बड़े हम्बली ये बात करूंगा कि जिस तरह से ये इकोनॉमी को डील कर रहे हैं और जिस तरह से ये गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर को डील कर रहे हैं, उसी तरह से ये लॉ मेकिंग को और लीगल इश्यूज को भी डील कर रहे हैं। ये इतना खौफनाक इन्होंने आज स्टेप लिया है, एक तो इसकी वजह से मजीद कॉम्प्लिकेशंस और कंफ्यूजन आई, और दूसरा ये अच्छा हुआ अपोजिशन के लिए कि इनकी नीयतें आश्कार हो गई हैं। लोग कहते थे जी कि नहीं, एहतसाब इनका नंबर 1 एजेंडा है और ये किसी को एनआरओ नहीं देंगे। हाँ, ये किसी को नहीं देंगे, ये सिर्फ अपने आप को एनआरओ देंगे। आज वाली अमेंडमेंट्स ने ये साबित कर दिया कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन को दीवार से लगाने से गर्ज है। आपने देखा होगा कि आज जो तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी हुआ, उसमें एक तो उन्होंने चेयरमैन साहब को अपनी जेब में डाल ली है। मतलब है कि उनकी जो इंडिपेंडेंस है, जो उनकी एक ऑटोनमस पोजीशन थी, उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया और वो इख्तियार सदर मुमलिकत को दे दिया गया, जो कि जाहिर है जो हुकूमत वक्त होती है, सदर साहब तो सिंबॉलिकली उसकी एक रबड़ स्टैंप होते हैं माजरत के साथ, यही फैक्ट भी है। दूसरा उन्होंने ये किया कि जो जुरिस्डिक्शन के इश्यूज में उन्होंने कहा कि जो अमेंडमेंट्स आई हैं इस ऑर्डिनेंस की, वो 6 अक्टूबर से प्रोस्पेक्टिव उनका इत्तलाक होगा। यानी कि जो लूटमार हम करेंगे मौजूदा लोग वो प्रोटेक्टेड होंगे और जो पिछले हैं वो सारा भुगतेंगे एक एक चीज के लिए, चाहे किसी से प्रोसीजरल गलती हुई है, चाहे किसी से विदाउट एनी, मतलब कि पहले जो प्रोसीजरल गलतियां थी या फ्रॉड, धोखाधड़ी या इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, इसको नैब के दायरा इख्तियार से निकाल दिया गया था, जिसके बाद जो कहा जा रहा था शायद खाकान अब्बासी हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं, एहसन इकबाल हैं, ज़ाहिर है इन पर मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के केसेस बने हुए थे। अब ये दोबारा नैब के दायरे इख्तियार में चले जाएंगे, इसलिए जाएंगे कि नहीं, ये फिक्र लाहक हो गई थी। हालांकि इन सारे सियासी लोगों ने कहा कि हमने जो जेलें काटनी थी काट दी हैं। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से, मैं बतौर वकील, क्योंकि ये सारे केसेस मेरे हाथ से निकले हुए हैं,
इन केसेस में कन्विक्शन की वैसे ही गुंजाइश नहीं थी और इसी वजह से एहसन इकबाल ने, शाहिद खाकान अब्बासी ने, मिफ्ता इस्माइल ने, ख्वाजा साद रफीक ने पब्लिकली ये कहा कि हम इस ऑर्डिनेंस से किसी किस्म का फायदा नहीं लेना चाहते, ना लेंगे। ये एक आर्जी लेजिस्लेशन है जो कि बैकडोर से लाई गई है। कल को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आएगा तो देखा जाएगा। अब तो इन्होंने अपने मुंह पे और कालिक मल ली है ना शाजिया। इन्होंने ये साबित कर दिया कि ये सिर्फ अपने फायदे की लेजिस्लेशन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो सारी अमेंडमेंट्स हैं ये प्रोस्पेक्टिव यानी कि इनका इतलाक कानून आने के बाद होगा। हालांकि फौजदारी कानून में ये लिखी पड़ी बात है कि जो भी अमेंडमेंट आएगी वो प्रोस्पेक्टिव की बजाय रिट्रोस्पेक्टिव पढ़ी जाती है और इसी वजह से फौजदारी में थोड़ा सा रिट्रोस्पेक्टिव यानी कि हर जारी मुकदमे पे इतलाक जो है वो उसमें एक सेटल्ड लॉ है। चेयरमैन को इन्होंने ताबे कर दिया हुकूमत के, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से। मुझे वही मेरा पहला सवाल 6 अक्टूबर से 1 नवंबर तक जिन केसेस पर इत्तलाक हो चुका था, जो 6 अक्टूबर को ऑर्डिनेंस आया था, वो रिवर्स कैसे होगा कानूनी तौर पे? वो मुमकिन नहीं है। वो तो अगर आप देखें तो 3 नवंबर को जाहिर है जब पाकिस्तान में एक छोटा मार्शल लॉ लगा था जो 3 नवंबर 2007 को और फिर उसको लिफ्ट कर लिया गया था इमरजेंसी को और फिर एक जुडिशरी मार्ज वजूद में आई, तो उस जुडिशरी ने उस अरसे में जो जो काम किए थे पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठी और उन्होंने कहा कि नहीं वो जजेस की अपॉइंटमेंट तो ठीक नहीं थी, लेकिन वो क्योंकि उस वक्त डिफेक्टो राजुल वक्त कानून था उनके ताबे जो फैसले हुए हैं वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस है वो ओपन नहीं होंगी। अब जो मुकदमा ट्रांसफर हो गया या जिन लोगों को 265K में बेनिफिट मिल गया उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पहले भी जजमेंट, आपको याद होगा इन्होंने आज से कुछ साल सवा साल पहले एक ऑर्डिनेंस दिया था, इसलिए आपने इसको तीसरा ऑर्डिनेंस कहा है जिसमें उन्होंने कहा कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी सिंपलिसिटर इज नॉट एन ऑफेंस। और उसका फायदा फिर डॉक्टर बाबर अवान साहब को भी मिला और बहुत सारे लोगों को मिला। हालांकि वो ऑर्डिनेंस आज जो अमेंडमेंट की है जिसका इत्तलाक इन्होंने 6 अक्टूबर से किया है, आपके नजदीक हुकूमत को इसमें कहां फायदा होगा? कहां पे नहीं होगा सिर्फ ये पूछिएगा। ये तो वो कहते हैं ना कि पंजाबी का मुहावरा है कि अंडा अन्ना वंडे श्रीणियां ते फिर अपड़ियां नु सारियां। बात बड़ी मैं मुख्तसर करूंगा। कोई एक ऐसी शिक नहीं है इसमें जो कि इन्होंने अपने लिए क्राफ्ट नहीं की और जो इन्होंने अपने लिए नहीं घड़ी या उसको अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना इन्होंने। नंबर 1 इन्होंने चेयरमैन, लेकिन आप लोगों को ये तसल्ली रखनी चाहिए ये कोई कानून नहीं है, ये ऑर्डिनेंस है। किसको पता 2023 में किसकी हुकूमत आती है। जाहिर है ऑर्डिनेंस की एक खास मुद्दत होती है, एक मुद्दत के बाद इस ऑर्डिनेंस ने खत्म हो ही जाना है। तो जरा आप लोगों को तसल्ली होनी चाहिए कि हमेशा के लिए नहीं बना, जरा कानून तो नहीं बना, तो वक्त कभी भी बदल सकता है। लेकिन इनकी नीयत तो सामने आई ना जी, इनकी नीयत सामने आई और खुल के सामने आई और ये अवाम तक बात जानी चाहिए कि इन्होंने हर वो काम किया है जिसमें इनका भला हो। चेयरमैन को अपने ताबे कर लिया, जो आपने उसमें नरमियां बरती कि ये ऑफेंस नहीं होगा। उन्होंने कहा ये 6 अक्टूबर के बाद वाले जो मुकदमा है यानी आज से बाद जो मुकदमा बनेंगे उन पे लागू होगा, पिछलों पे लागू नहीं होगा। तो आप इसको चैलेंज करेंगे? बिल्कुल जी, इस पे एक मुतहदा अपोजिशन की कमेटी बनी हुई है जिसमें मैं खुद भी हूँ और हम इस पे काम कर रहे हैं। इसको भी और पिछले ऑर्डिनेंस को भी हम जरा सुप्रीम कोर्ट इलेक्शंस की वजह से क्योंकि तमाम वकला बरादरी वैसे जो 6 अक्टूबर को हुआ था, जो 6 अक्टूबर को हुकूमत ने जारी किया था उसमें तो आप कहें या ना कहें ऑपोजिशन को भी फायदा मिल रहा था। ऑल्दो शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे कि मैं इस ऑर्डिनेंस के तहत फायदा नहीं लूंगा, लेकिन इनडायरेक्टली मिल रहा था। वो एक अलग बात है, लेना नहीं चाहते थे, उसमें तो फायदा मिल रहा था। ये बात हकीकत है कि इसमें आप लोगों को मजीद दबोच लिया गया, इसमें फायदा नहीं मिलना। उस वक्त आप लोग इतना सीरियस नहीं थे सुप्रीम कोर्ट जाने में, इसको चैलेंज करने में, कि आपकी बात सीरियस है? मैं आपको अगर आपको बताऊं, सिर्फ और सिर्फ जो ऑर्डिनेंस के चैलेंज होने के डिले की वजह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस थे। वो आपको पता है कि सारे सीनियर वकला उसमें मसरूफ होते हैं। ये तय हो चुका था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत और हमने वो रिट भी तैयार कर ली हुई है। I was assigned the duty and there was a legal team। हैदर रसूल मिर्जा साहब थे उसमें, राजा सलमान अकरम साहब ऑन बोर्ड है हमारे साथ और हमारे 1-2 और साथी हैं। अमजद परवेज साहब की मुशावरत भी उसमें शामिल थी। मुस्लिम लीग नून की तरफ से रिट तैयार कर ली गई थी, लेकिन हम सारे मसरूफ थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस में, क्योंकि हसन बून साहब हमारे सारों के कॉमन दोस्त हैं।
इस वजह से उसमें ताखीर हुई। अब ये ऑर्डिनेंस चैलेंज मुत्तहिदा ऑपोजिशन की तरफ से होगा जो पीडीएम में शामिल जमाते हैं? जी अब बिल्कुल इंशाल्लाह अल अजीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड थी इस पे। अच्छा। और वो राजी थे कि हाँ बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये जो शॉर्ट सर्किटिंग करते हैं और चीजों को कानून और आइन की बजाय अपनी मर्जी से करते हैं, जो ऑर्डिनेंसेस की फैक्ट्री है इसकी रोकथाम होनी चाहिए। सही। और अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको हमें ज्वाइन कर रही है इंशाल्लाह अल अजीज। हम लोग एक दूसरे से राब्ते में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नून के रहनुमा सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब थे। मुझे ब्रेक लेनी, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत ने आज नैब का एक और तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया है जिसका इत्तलाक 6 अक्टूबर से होगा। अपोजिशन ये कह रही है कि हुकूमत ने अपने आप को एनआरओ दिया है और ये एक साजिश है। साबिक डीजी नैब कर्नल रिटायर्ड शहजाद अनवर भट्टी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपका। शहजाद साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत ने जो 6 अक्टूबर को ऑर्डिनेंस जारी किया उससे ये तासुर मिला कि शायद हुकूमत और अपोजिशन दोनों को फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन आज जो एक नया ऑर्डिनेंस हुकूमत लेकर आई है, आपको लगता है इससे नैब को कमज़ोर किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो पहला ऑर्डिनेंस आया था मेरे ख्याल में तो नैब को वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर गया था। नैब के पास कुछ नहीं रह गया था क्योंकि पब्लिक एट लार्ज के केसेस भी ख़त्म हो गए थे। और पब्लिक ऑफिस होल्डर जो हैं उनके लिए भी प्रोविजन आ गई थी कि अगर उन्होंने गुड फेथ में कुछ किया है तो वो नहीं आप उसको हाथ लगा सकते। फाइल पता नहीं कैसे बोलती कैसे ना बोलती। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो तो तकरीबन खत्म हो गया था। अब जो नई अमेंडमेंट आई है इसके तहत ऐसा लगता है कि ये एक स्पेसिफिक आप कह सकते हैं कि जी किसी शोबे के लिए उसको इंक्लूड किया गया है। अगर आप देखें कि सेक्शन 9 की जो क्लॉजेस थी 9, 10, 11 उनको इंक्लूड किया गया है जो पब्लिक एट लार्ज से डील करती थी और चीटिंग पब्लिक एट लार्ज और जिसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की यानी सेक्शन 415, 409 और 405 जो पाकिस्तान पीनल कोड की हैं उनको ये यहाँ डाला गया था। तो वो लोग जिनको कोई ऐसी यानी ट्रस्ट की गई थी प्रॉपर्टी या कोई पैसे या कोई चीज, तो अगर वो उसमें कोई डिफ्रॉड करते हैं तो वो इसके अंदर आते हैं। तो डेफिनेटली लोग ऑपोजिशन यही कहेगी कि यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी। हुकूमत और ऑपोजिशन के तनाजुर में अगर हम इसको देखें तो आपको लगता है कि ये यकतरफा ऑर्डिनेंस है, हुकूमत ने अपने आप को फायदा देने के लिए किया है? देखिए, मेरा ख्याल मैं ये नहीं कह सकता कि तहरीक इंसाफ जो है जिसका अपना थीम ही यही था, नैरेटिव ही यही था एहतसाब, उनको ये कौन गाइड कर रहा है इस वक्त के एक कंट्रोवर्शियल चीजें आ रही हैं। पहले जो लास्ट अमेंडमेंट थी उसमें भी ऐसा लगा कि जी एक एनआरओ की हर तरफ से आवाज आनी शुरू हो गई कि एक एनआरओ दे दिया गया है जिसमें अपने लोगों को भी फायदा हो गया है, गवर्नमेंट के लोगों को भी जिनके केसेस नैब के अंदर थे और ऑपोजिशन को भी बहुत ज्यादा। लेकिन जो आज ऑर्डिनेंस आया है इसमें तासुर ज्यादा बढ़ गया है कि हुकूमत इसमें फायदा सिर्फ हुकूमत के लिए है। ऑपोजिशन को तो आप देखें जो शाहिद खान अब्बासी, हसन इकबाल, मिफ्ताह इस्माइल, शहबाज शरीफ, इनके तो केसेस वापस नैब को दे दिए गए हैं। जी हाँ, इसके अंदर ये जो अभी सेक्शन 9, 10, 11 सेक्शन 9 की सब सेक्शन 9, 10, 11 जो हैं सब सेक्शन है ये, उनको जो इंक्लूड किया गया है तो वो डेफिनेटली ऐसे लगता है कि जैसे ये एक बहुत देर से सोचा गया कि ये हमें करना पड़ेगा। शहजाद अनवर साहब, मुझे एक और चीज बताइएगा, 6 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक जिन केसेस पर 6 अक्टूबर वाले ऑर्डिनेंस का इत्तलाक हो चुका था वो रिवर्स कैसे होगा? मैं तो जब से ये पढ़ा है, जब से देखा है कि आया है, मेरे ज़हन में तो यही सवाल आ रहा है, ये रिवर्स कैसे होगा? मेरा ख्याल है कि इस पीरियड के अंदर अदालतें जो हैं वो नैब को वापस यही कहती रही कि हमें इसकी पूरी डिटेल बताई जाए और डेफिनेटली अभी तक अदालतों ने कोई किसी भी केस के ऊपर कोई फैसला नहीं दिया था कि ये कहा जाए कि किसी का फैसला आ गया हुआ था। आपने भी देखा है, हमने भी
किसी जगह ये नहीं सुना कि कोई किसी किस्म का भी फैसला आया हो कि जो खासकर ऑपोजिशन लीडर के जो केसेस थे उनमें से किसी के ऊपर कोई फैसला नहीं आया, तो लिहाजा वो वहीं के वहीं केस जो है रिस्टोर हो जाएंगे। और वैसे भी एक चीज याद रखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था जब एनआरओ को उन्होंने खत्म किया था 2008, तो उन्होंने भी यही किया था कि रिस्टोर कर दिए जाए सारे केसेस जो जिस तरह के पहले वो मौजूद थे 2007 में। तो इसी तरह ये भी एक ऑर्डिनेंस है कि रिस्टोर कर दिया जाए उन सारे केसेस को वहीं 6 अक्टूबर की पोजीशन पे। अगर ऑपोजिशन ने तो इसको चैलेंज करने का ऐलान किया है, तो ये रिवर्स भी हो सकता है, कलअदम भी करार दिया जा सकता है। देखिए, ऑपोजिशन ने पहले भी कहा था कि हम चैलेंज करेंगे पिछले ऑर्डिनेंस को, लेकिन मेरा उसकी वजह ये थी ना कि उसमें उनको लग रहा था कि फायदा पहुंचेगा। यही मैं अभी आजम नज़ीर तारड़ साहब से भी पूछ रही थी, तो उन्होंने जवाब ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन थे जिसमें हम बड़ा मसरूफ थे। मैंने भी उनसे ये सवाल पूछा कि पहले शायद आप लोगों को लग रहा था कि आप लोगों को फायदा पहुंचेगा, लेकिन अब आप लोगों को लग रहा है कि दोबारा हमें इन्वॉल्व कर दिया गया है, दोबारा हम पर शिकंजा सख्त कर दिया गया है, तो अब दोबारा अब वो जरा सीरियस लग रहे हैं, संजीदा लग रहा है इसको चैलेंज करने में। और अभी एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शाजिया आपने मेरा ख्याल है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, जो चेयरमैन की रिमूवल का जो क्लॉज ऐड की गई है, वो भी सदर मुमलिकत को दे दिया है। जी देखें, सदर मुमलिकत एक मुल्क के सदर तो मौजूद हैं और गैर जानिबदार होते हैं, लेकिन देखिए इस वक्त उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। और आप पहले भी देखते रही हैं कि मुल्क के अंदर बहुत सारी हुकूमतें टूटा करती थी, जब हुकूमतों को करप्शन का लगा के, तो उस वक्त प्रेसिडेंट के पास क्योंकि एक पार होती थी तो वो उसके तहत हुकूमत तोड़ दिया करते थे। तो अब कौन डिसाइड करेगा जब प्रेसिडेंट ये कह देंगे कि जो सारी चीजें एक जज के रिमूव करने वाली डाल दी जाएं अगर चेयरमैन के ऊपर, तो वो चेयरमैन को रिमूव कर देंगे, तो कौन कहेगा कि जी नहीं ये चीजें नहीं थी, ये वाकई थी? तो ये तो कोई उसके ऊपर अदारा नहीं है, प्रेसिडेंट के ऊपर तो कोई ज्यादा। तो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सी चीज आ गई है और शायद ये नुकसान दे तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक डीजी नैब रिटायर्ड शहजाद अमर भट्टी साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। गफलत कहें, लाइल्मी कहें या कोई बड़ी साजिश, ये हकीकत है कि कौमी असम्बली के हल्का 133 में इलेक्शन लड़े बगैर पीटीआई हार गई है। बल्कि ये भी कहना गलत नहीं होगा कि पीटीआई को इंतखाबी मैदान में शायद उतरना ही नहीं आया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज़ मलिक की वफात के बाद खाली होने वाले हल्के में दोबारा इलेक्शन कराने का शेड्यूल जारी हुआ, जिसमें तहरीक इंसाफ की तरफ से जमशेद इकबाल चीमा को टिकट मिला और उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दी। अब इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक उम्मीदवार का तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा उस हल्के का वोटर होना चाहिए, लेकिन जमशेद इकबाल चीमा ने अपने तायद कुनिंदा किसी और हल्के के डाल दिए। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कवरिंग कैंडिडेट यानी अगर किसी उम्मीदवार के कागजात में कोई गलती या एतराज़ लग जाता है और कागजात इलेक्शन कमीशन मुस्तरद कर दे, तो उसी पार्टी का एक कवरिंग कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है। तहरीक इंसाफ के जमशेद इकबाल चीमा के कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने अपनी अहलिया और तहरीक इंसाफ के रुकन मुसर्रत चीमा के कागजात नामजदगी भी जमा करवाए और वहां पर भी वही गलती दोहराई गई जो अपने कागजात में की गई थी, यानी वही 2 तायद कुनिंदा रखे गए जिनका हल्का 133 के वोटर्स के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो इलेक्शन कमीशन ने कवायद और ज़वाबित के मुताबिक उनके कागजात भी मुस्तरद कर दिए। इस वक्त तक तो कौमी असम्बली के हल्का 133 में तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ने की दौड़ से बाहर हो गई है, लेकिन उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके तायद कुनिंदा के हल्के को बदला गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए ये वजाहत की गई है कि दोनों तायद कुनिंदगान 2018 से ही इस हल्के के वोटर नहीं हैं। ये कोई ऐसा मामला नहीं जिस पर गलती मुमकिन है, क्योंकि कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त रिटर्निंग ऑफिसर के सामने उम्मीदवार का तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा भी मौजूद होना चाहिए, वरना किसी एक की मौजूदगी ना होने की वजह से भी कागजात को मुस्तरद कर दिया जाता है। अब मुझे तो याद पड़ता है कि शहरयार आफरीदी ने सेनेट के इलेक्शन में जहां एक एक वोट हार और जीत का फैसला करता है, वहां बैलेट पेपर पर दस्तखत करके अपना वोट ज़ाया करके तहरीक इंसाफ को घुमा कर रख दिया था। NA 133 में इलेक्शन के हवाले से वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आज क्या कहा, जरा सुनिए। हमें उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इस मामले का जायज़ा लेगा। एक सुपर टेक्निकल एतराज़ है और मैं ये समझता हूँ कि मौका दिया जाना चाहिए कि उसको वो अगर या तो उसको कबूल करें, अदरवाइज़ उसको रेक्टिफाई कर लें।
अब नाज़रीन, ये ऐसी गलती है जिसकी तवक्को ऐसे सियासतदानों से तो इसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। तो फिर क्या ये गलती जानबूझकर की गई है या पीछे कुछ और माजरा है? एक तासुर ये भी है कि हुकूमत अपने उम्मीदवार की इस गलती पर पर्दा डालने के लिए इलेक्शन को मुलतवी करवाना चाहती है। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपका। चीमा साहब, आपके और आपकी अहलिया के कागजात नामजदगी हल्का NA 133 से जो मुस्तरद हुए, आमतौर पर यही कहा जा रहा है, यही लोग बात कर रहे हैं कि शायद आप लोगों को अपनी हार का खौफ था, आप लड़ना ही नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से ये आप लोगों ने ये सारी जो है ना कहानी गढ़ी है। तो बड़ी एक नॉर्मल सी बात है, पता होना चाहिए और पता होगा भी आप लोगों को कि कागजात नामजदगी जमा करवाते हुए तजवीज़ को निंदा और तायद को निंदा उसी हल्के का होना चाहिए। ये गलती कैसे कर दी आप लोगों ने? देखें, इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आप कह लें कि जिस दिन मलिक परवेज़ साहब फौत हुए हैं, मुझे अगले दिन या उससे 2 दिन बाद टिकट मिल गई थी। और मैं जब टिकट मिली तो उससे अगले दिन जो किसान पोर्टल है उसका लॉन्च था प्राइम मिनिस्टर का, और फ्राइडे को मैं यहाँ आ गया था। मैंने यहाँ 10 दिन काम किया। 10 दिन काम करने के बाद जब मैंने कागज़ जमा कराए, तो कागज़ जमा जिस दिन कराए उससे 2 दिन पहले मैंने रेजिग्नेशन दिया। सो इसका मतलब मैंने तकरीबन 2 हफ्ते काम करके यहाँ पे हल्के में तो फिर रेजिग्नेशन किया था। इसका मतलब है कि हल्के में जो था, जो कुछ भी मौजूद था, वो हमारे हक में था या उनके हक में था, वो मुझे बिल्कुल पता था। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने हल्के में 2 हफ्ते तक काम किया, आपको महसूस क्या हुआ? क्या आसानी से इलेक्शन जीत सकते थे आप? टफ मुकाबला होना था, वन साइडेड मुकाबला होना है, क्या महसूस क्या हुआ आपको? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आपको शायद ये पता था कि आप जीत नहीं सकते, इसीलिए ये करना पड़ा आपको। नहीं, वन साइडेड तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल सोचना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जनरल इलेक्शन में हमारे वोट 41% थे और मुस्लिम लीग नून के 48% थे। ये वोटों का तनासर था, वो 7% हमसे पिछला इलेक्शन जो था उसमें आगे थे। और ये 7% का डिफरेंस जो है, आप कह लें कि मेरे जैसे बंदे के लिए निकालना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। और फिर ये कि यहाँ पे जो छोटी मोटी दड़ेबंदी थी तहरीक इंसाफ में, मेरे आने से बिल्कुल ख़त्म हो गई। मैं बिल्कुल नया आदमी था और सारे लोग दिलो जान से मेरे साथ चल पड़े। जब चल पड़े, और दूसरा ये कि चूँकि एक तसर है और वो है भी ठीक कि मैं प्राइम मिनिस्टर के काफ़ी करीब हूँ, तो उसमें आप कह लें कि लोगों के लिए मेरे वर्क में या पुराने मेरे जो हिस्ट्री है, लोगों में मेरे लिए बड़ी अट्रैक्शन या वेलकमिंग थी। सो जो आप कह लें कि एक गैप हो सकता था या होता है नॉर्मली जब एक डिवीजन हो, छोटी मोटी कोई अगर इतना ज़्यादा टाइम थे आप जीतने के लिए, तो आपको तो और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना चाहिए था कि ऐसी कोई गलती ना हो जाए। और फिर हैरानगी की बात यह कि वही गलती आपने अपनी अहलिया के लिए भी दोहराई, तो इसको फिर क्या समझा जाए? देखिए, बेसिकली इसमें आप कह लें, मेरे हमेशा से ये आप कह लें कि तरीक़ेकार है कि मेरे जो कागज़ जमा कराते हैं, मेरे वकला कराते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक फ़र्म होती है। इस बार चार्टर्ड अकाउंटेंट की फ़र्म जो है मेरे साथ लगातार काम करती है। क्योंकि मैं इस्लामाबाद में था तो मेरी वाइफ इस पे काम कर रही थी, तो उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट की फ़र्म को नहीं एंगेज किया, क्योंकि रिसेंटली मेरे वो पेपर जो है जमा हुए थे इसमें सेनेट में जो पेपर मेरे जमा हुए थे वो पास हुए थे। जब पास हुए तो उसमें जितना भी टैक्स के मामला थे वो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म ने किए हुए थे, लिहाजा उसकी ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ वकला की टीम थी, 4 वकला की टीम जो बड़े सीनियर वकला हैं। तो सीनियर आप कह लें, जब नॉर्मली भी मैं लास्ट साइन करता हूं, मैं इसमें आप कह लें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म और जो वकला हैं यही मेरे पेपर देखते हैं। साहब, आप मानते हैं कि आपके वकला की गलती है, ये इलेक्शन कमीशन की गलती नहीं है? क्योंकि आप लोग एक तरफ कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने वोट ही नहीं बदला, तो इलेक्शन कमीशन तो वाजे कर दे कि भाई ये जो आपके तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा, ये तो 2008 से इस हल्के के जो है ना वो इसी हल्के के वोटर हैं 130 के। तो आपको लगता है कि ये फिर इलेक्शन कमीशन की तो गलती नहीं है, आपके वकला की गलती हुई है? देखिए, इसमें सिंपल सी कि हमने जो आप कह लें कि जितने भी तजवीज़ कुनंदगान का फैसला किया है वो लोकल जो हमारी लीडरशिप है उनके मशवरे से किया। तो मैं समझता हूँ कि इट्स मिस्टेक, टेक्निकल मिस्टेक है। तो ये इट्स नॉट मैटर ऑफ मी, इट्स नॉट मैटर ऑफ जमशेद चीमा, इट्स मैटर ऑफ तहरीक इंसाफ, इट्स मैटर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन दिस कंट्री। सो लार्जेस्ट पार्टी को, इलेक्शन कमीशन को एक आप कह लें कि इलेक्शन लड़ने से डिप्राइव करना। कमीशन ने तो अपने कवायद ज़वाबित किसी के लिए बदलने तो नहीं है, चाहे वो लार्जेस्ट पार्टी है या कोई भी पार्टी है। इलेक्शन कमीशन तो कवायद ज़वाबित के मुताबिक ही चलना है। ऐसा नहीं है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है
और आप लोगों का मामला है ये, तो आप तहरीक जो इलेक्शन कमीशन है वो अपने कवायद व ज़वाबित कानून ही बदल दे आप लोगों के लिए, ऐसे तो नहीं हो सकता। हमने तो जाके बड़ी जल्दी चले गए थे हम उनके पास कि हमें बदलना है, आप कह लें कि हमारे जो प्रपोजल है वो बदलने की इजाज़त दे दी जाए, तो ये डिस्क्रिप्शन होती है उनकी, वो दे सकते हैं इसकी इजाज़त, ठीक है। सो मैं समझता हूँ कि वो इजाज़त हमें आप कह लें कि जो बेंच है वो दे देगा हमें, मतलब ये नॉर्मली होता नहीं है, ये इलेक्शन की स्पिरिट के खिलाफ है ये बात कि आप किसी पार्टी को, नॉर्मली ये होता है कि जितने भी रूल्स है, जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो इलेक्शन लड़ने के हक में जाती है। हमेशा मैंने बचपन से देखते हैं इलेक्शन को, इलेक्शन लड़ने के हक में जाती है, वो स्टे हो, वो आप कह लें इजाज़त हो, वो कोई कानून में नरमी हो, और होनी चाहिए। ये बेसिकली ये अवाम का हक है, अवाम का मैंडेट होता है, उन्हें अपने मैंडेट के इजहार की आज़ादी होनी चाहिए। सो मुझे अब इस बात को समराइज़ करूँ मैं कह रहा हूँ कि मैं वजारत छोड़ के आया हूँ, मुझे कोई डाउट नहीं है कि मैं इलेक्शन जीत सकता हूँ, मैं इलेक्शन जीतने के लिए आया था और मैं इलेक्शन जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। सो मैं आज जो आप कह लें कि अदालत में हूँ वो भी इसलिए कि मुझे अदालत से इजाज़त मिलेगी तो मैं इलेक्शन जीतूंगा। सो मैं तो अगर इलेक्शन 5 दिसंबर को आपको लगता है तब तक आपको इजाज़त मिल सकती है, नहीं तो लग तो यही रहा है कि ये सीट जो है ना वो नून लीग को ही मिलेगी अगर इजाज़त नहीं। डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि अगले ये 9 तारीख है लास्ट है इसके डिसीजन की, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे इजाज़त मिल जाएगी। मुझे इजाज़त मिलती है तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो इलेक्शन में आप देखते हैं मेरा टेम्पो इलेक्शन का ज़्यादा है, बाकी कैंडिडेट से ज़्यादा है, और मेरा रिस्पांस भी ज़्यादा है, मेरा रिस्पांस भी ज़्यादा है, मुझे कोई इस पर डाउट नहीं है। सो आई एम हेयर टू कंटेस्ट द इलेक्शन, और मेरी रिक्वेस्ट होगी इलेक्शन कमीशन से और अदालत से, दोनों से। मैं ये नहीं कह रहा कि गलती हमारे से तो गलती हुई ना, ये तो आप कह लें कि नहीं ऐसा हो सकता कि, बट हम कहते हैं गलती छोटी है, टेक्निकल नोयत की है, सब्सटेंशियल नोयत की नहीं है, तो टेक्निकल नोयत की गलती जो है उसे सुधारने का मौका देना चाहिए, हम ये कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे इलेक्शन कमीशन वैसे ओवर रिएक्ट कर रहे थे, वो कह रहे कि अच्छा इलेक्शन कमीशन बकौल आपके ओवर रिएक्ट कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब। यकीनन आपने भी सुना होगा जमशेद इकबाल चीमा के बकौल इलेक्शन कमीशन ओवर रिएक्ट कर रहा है, छोटी सी गलती है, टेक्निकल गलती है, इलेक्शन कमीशन को उनकी सुन लेनी चाहिए। नहीं, मैंने सारी गुफ्तगू सुनी है। जनाब चीमा साहब ने बड़ी खूबसूरती से अपना पॉइंट पेश किया है, वो बड़े एक समझदार आदमी हैं और हमेशा लड़ते रहे इलेक्शन। लेकिन मुझे हैरानगी ये है कि उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट का जिक्र किया। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का सब्जेक्ट नहीं है, कहते हैं उन्हीं की फॉर्म मिस थी सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट की, वो गलती का शिकार हो गए। मैं बताता हूँ कि पहली बात यह है कि ये जो हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 60 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पूरे इलेक्शन की रूह है, ये जिसमें तमाम मामला जो है उसमें नॉमिनेशन फॉर्म है, नॉमिनेशन के बाद एफिडेविट है, ये सारे मामला जो देखा जाता है बड़ी गहरी नजर से देखा जाता है। उसका पहला आइटम जो है, आप इसका जो सेक्शन जो है हमारा 60 का पहला आइटम ये है कि जो प्रपोजल सेकेंडर जो है वो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में होना चाहिए, वहाँ चाहिए नहीं है, लाजमी है। मे का लफ्ज इस्तेमाल किया है, चाहिए होता तो। लेकिन मुझे एक और चीज समझ में नहीं आती, कहते हैं कि जब कागजात नामजदगी जमा होते हैं तो तजवीज कुनिंदा तायद कुनिंदा उस वक्त वहां पर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में पीछे मौजूद होना चाहिए। तो इतनी बड़ी गलती पता नहीं था, जानबूझकर हो गई, करवाई गई है, ये चीज समझ में नहीं आ रही है। बड़ी कॉमन सी चीजें हैं ये। जब मैंने जो आपकी गुफ्तगू सुनी है उसमें अंदाजा ये हुआ कि उनके वकला ने इस पर ध्यान नहीं दिया, उनकी आदमी दिलचस्पी की वजह से ये बहुत बड़ा मामला हो गया। अब मैं आपकी तरफ आता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है ये टेक्निकल तौर पर नहीं है, ये आईनी कानूनी जरूरत है। जैसे फवाद चौधरी ने कहा कि जी टेक्निकल हो गए, तो फवाद चौधरी साहब तो इलेक्शन लड़ते रहते हैं, उनको ये लफ्ज नहीं कहना चाहिए। वो बारिस्टर हैं, वो बहुत बड़े वकील हैं, पाकिस्तान के रहे हैं, अब भी वकील ही हैं, उनको ये नहीं कहना चाहिए। इसमें लफ्ज मे का लफ्ज इस्तेमाल लाजमी है। इसको कोई भी अदालत जो है इस मे के लफ्ज को कैसे चेंज करेगी? क्या हमारी अदालत ये कह देगी कि आइन का जो इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन जो 60 का 1 जो है वो आप तब्दील कर दें? वो कैसे तब्दील कराएंगे? इसमें लफ्ज मे का लफ्ज है। हाँ, शुड का लफ्ज होता है तो चेंज हो सकता था, ये लफ्ज मे का लफ्ज, ये टेक्निकल बात हम भी बताते हैं। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बड़ा वजहत बयान जारी कर दिया कि जनाब इन्होंने तो 2018 में यही प्रपोजल सेकेंडर जो थे वो 2018 में हल्का 130 में ये प्रपोजल सेकेंडर रहे या मेंबर थे या उसको हल्के के वोटर थे, ये हल्के के। तो ये बात ये है कि एक और चीज बताइएगा कंवर दिलशाद साहब कि पंजाब हुकूमत ने जो दरखास्त की थी अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, लेकिन अब तो आपको पता है सारे मामलात सुधर। मैं आता हूँ उस तरफ। मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात चीमा साहब के नोटिस में लाना चाहता हूँ जी। जो नॉमिनेशन फॉर्म है
उस पर लिखा हुआ है प्रपोजल सेकेंडर, उसमें लिखा कि आपका हल्का कौन सा है, आपका घर कहाँ है, आपका इलाका कौन सा है, आपका इलेक्टोरल एरिया कौन सा है। तो उसमें नजर आया कि जनाब ये तो हल्का जो है 130 का है, ये तो 133 का नहीं है। उसका इसके बाद शनाख्ती कार्ड है, शनाख्ती कार्ड में जो उसका एड्रेस है वो हल्का 130 का है, 133 का नहीं है। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप उसको फार्म तो पढ़े ना, नॉमिनेशन फार्म, उसमें लिखा हुआ है कि जो प्रोपोजल सेकेंडर का आपका इलेक्टोरल एरिया कौन सा है, आपका हल्का कौन सा है, आपकी स्टेट कौन सी है, ये सारी चीजें जो है उसमें लिखी होती हैं। तो वो भी नजर नहीं आई कि हम क्या कर रहे हैं क्या। लेकिन बहरहाल ये मामला जो है ये थोड़ा सा उनकी वकला ने जरा ओवरलैप्स हो गया, या आदमी दिलचस्पी है, या उन्हें कानून से उनको नाबल्दी की वजह से ये मामला उनसे हो गई गलती। तो आपको लगता है इलेक्शन अपने टाइम पे होगा? मैं वही बात करूंगी, ये जो अमनो अमान की सूरत हाल को अब जो बेस बनाया जा रहा था, वो मामला तो अल्लाह का शुक्र है रिजॉल्व हो गए हैं। जो पिछले कुछ हफ्तों से क्योस चल रहा था, जो एक अफरा तफरी की सूरत हाल थी, वो मामला संभल गए हैं। तो आपको लगता है कि मामला ये इलेक्शन वक्त पर ही होगा? नहीं, इलेक्शन तो 5 दिसंबर को ही हो जाएगा, क्योंकि हालात पाकिस्तान के मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हो चुके हैं। सारे मामला लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। तो ये मामला तो वो तो एक बड़ा अहम जो उनका था नुक्ता नजर पंजाब गवर्नमेंट का, वो खत्म हो गया। लेकिन अगर इजाजत नहीं मिलती चीमा साहब को, तो फिर तो वन साइडेड ही होगा। नहीं, इलेक्शन तो 5 दिसंबर को हो जाना है, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं होनी। खुदा न खास्ता कोई जल्दला आ जाए तो अलग बात होती है, लेकिन बहरहाल इस छोटे मोटे मामलात में अब इसके बाद इलेक्शन के पाकिस्तान के बाद रेंजर तलब करने के इख्तियारात हैं। अफवाज पाकिस्तान के किसी दस्ते को तलब कर सकते हैं आर्टिकल 220 के तहत। तो तमाम लेकिन अब तो हालात ठीक हैं, हालात बिल्कुल नॉर्मल है, हालात ठीक ठाक है, उसमें कोई ऐसा कोई बात नहीं है जिसकी वजह से इलेक्शन नॉर्मली क्या प्रैक्टिस होती है इलेक्शन कमीशन ऐसी गलतियों को, टेक्निकल मिस्टेक है, कुछ भी इसको कहें, क्या इस पर रिलैक्सेशन मिल जाती है? सवाल ही नहीं पैदा होता। जो ना इलेक्शन के में पाकिस्तान के पास कोई इख्तियारात नहीं है कि इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 60 में कोई तब्दीली कर सके या कोई मामला कर सके, उनके पास तो इख्तियारात नहीं है। मैं तो यहाँ तक जाऊँ, मेरी नाकिस राय के मुताबिक होती है, अदलिया भी देखेगी कि जनाब आपका आइडेंटिटी, उसमें जो फॉर्म है वो एफिडेविट जो है वो बाकायदा ऑथ कमिश्नर से टेस्ट होता है। तो क्या ऑथ कमिश्नर के ने भी देखा, उसने भी खैर उसका तो काम नहीं देखने का किस साल फॉलो के, यहाँ तक कि ऑथ कमिश्नर के भी दस्तखत होते हैं, उसकी भी बाकायदा टेस्टेड नोट लगती है, उसका शनाख्ती कार्ड लिखा जाता है, शनाख्ती कार्ड का पूरा एड्रेस लिखा जाता है, वो सारा हल्का 130 है। इन हालात को देखते हुए मुझे नजर ये आ रहा है कि हमारी अदलिया भी तमाम सूरत हाल को देखने के बाद अपना फैसला सुना देगी, और फैसला जो इलेक्शन पाकिस्तान के लिए गाइडलाइन होगा उन पर हम उनको एहतराम करते हैं। हमारी हाई कोर्ट का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्या फैसला करता है, लेकिन फैसला तो उन्होंने सेक्शन 60 के तहत ही देखना है जनाब। बिल्कुल, बिल्कुल। और 60 में लिखा हुआ है कि आपको लाजमी है उसी हल्के का लाजमी, जितने भी पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं वो सारे उस हल्के के वोटर्स का होना लाजमी है। तो ये कैसे तब्दील करेगी हमारी अदलिया जो है कि जनाब ठीक है जनाब एक शख्स आगे हम तब्दील करते हैं। सही। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। क्या तालिबान हुकूमत जो है ये धमकियों पर उतर आई है? या अमेरिका की 20 साल तबाही का खुमियाजा अफगानियों को भुगतना ही होगा, क्योंकि एक अलमनाक इंसानी बहरान जन्म लेने को है। अफगानिस्तान में कायम तालिबान हुकूमत को कोई भी मुल्क तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, जिस पर तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ने अमेरिका को वाज़े ये मैसेज दिया है कि इनकी हुकूमत को तस्लीम किया जाए, वरना दुनिया के लिए मसाइल पैदा होंगे। जहां तालिबान अपनी हुकूमत तस्लीम करवाने के लिए दुनिया को कभी गुजारिश तो कभी धमकी के अंदाज में बात करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं भारत ने भी अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की धमकी दी है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के हिंदू इंतहा पसंद वज़ीर आला ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तालिबान की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मुतासिर हैं। अगर उन्होंने भारत की तरफ कोई पेशकदमी की तो भारत एयर स्ट्राइक के लिए तैयार है। यूँ हिंदुत्वा जहनीत के मालिक वज़ीर आला ने अफगानिस्तान को बराह रास्त जंग की धमकी दे डाली है। अफगानिस्तान दुनिया में अमन या जंग की इस वक्त अलामत बना हुआ है। इस वक्त आलमी ममालिक कॉन्फ्रेंसेस में जितने बड़े इशूज़ पर बहस हो रही है उसमें अफगानिस्तान का मसला सर फहरिस्त होता है, एजेंडे पर होता है। 20 साल जंग के बाद शिकस्त खुर्दा अमरीका तो अफगानिस्तान से निकल गया, मगर इसके निकलते ही अफगानिस्तान में एक के बाद दूसरा बहरान जन्म ले रहा है।
इससे हमसाया ममालिक तो मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि यूरोप और दीगर ममालिक भी इस सारे बहरान की लपेट में आएंगे। अफ़गानिस्तान में पैदा होने वाला इंसानी बहरान पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करने जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान में बड़े पैमाने पर नकल मकानी और ग़ज़ाई क़िल्लत, ये सब सूरत हाल ये पाकिस्तान पर ही असरअंदाज होगी। इसलिए पाकिस्तान पूरी दुनिया से ये कह रहा है कि ख़ित्ते में अमन के लिए ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान को तस्लीम करते हुए इसकी मदद की जाए, जबकि दुनिया पाकिस्तान को बदले में शक की निगाह से देख रही है। अब जहां अमेरिका अफ़गानिस्तान के असासे मुंजमद किए बैठा है, दुनिया की तंजीमें और इदारे अफ़गानिस्तान की इमदाद रोके बैठे हैं, कोई सिफारती ताल्लुकात इस्तवार करने को तैयार नहीं है और तालिबान हुकूमत दुनिया को अपने आप को तस्लीम करवाने के लिए धमकियाँ देने पर उतर आई है, तो ऐसे में अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? मैं बात करूंगी, मुझे दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज़ अवान साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, सूरत हाल ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कहते कहते कि हमारी मदद की जाए, हमारी मदद की जाए, यहाँ इंसानी बहरान जन्म ले रहा है, हम उन तमाम उसूलों की पासदारी करेंगे जो दुनिया के साथ तय हुए हैं एक मुआहदे के तहत। अब सूरत हाल ये है कि तालिबान धमकियों पर उतर आए हैं कि दुनिया को भुगतना पड़ेगा, सारी दुनिया पर इसके असरात होंगे। क्या हालात देख रहे हैं सर आप? थैंक यू वेरी मच शादिया। देखिए, मैं नहीं समझता कि वो धमकियां दे रहे हैं, वो एक ग्राउंड रियलिटी है जिसको अपने अंदाज में दे आर पुटिंग इट अक्रॉस टू द वर्ल्ड। ये वही तालिबान है जिनके साथ अमेरिका ने 20 बरस के मिलिट्री ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के बाद एक मुआहदा किया और उन्होंने अभी तक उस मुआहदे की वायलेशन नहीं की है। उन्होंने जाती हुई अमेरिकन फोर्सेस पर हमला नहीं किया, उन्होंने जो वादा किया था कि हम अपनी जमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे दहशतगर्दी के लिए, ये उन पर अमल पैरा तभी हो सकते हैं जब उनकी एक वायबल गवर्नमेंट हो, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, दुनिया उसको तस्लीम करे। जो उनके 9.2 बिलियन डॉलर के एसेट्स फ्रीज किए गए हैं उनको लिक्विडेट किया जाए, और इसी तरह जो उनसे 4.2 बिलियन डॉलर का एनुअल वादा था 2023 तक देने का, अगर उन पर अमल पैरा हो तो मैं समझता हूं कि तालिबान ही वो वाहिद कुव्वत हैं जो अफगानिस्तान को बैरूनी दहशतगर्द तंजीमों से पाक करने की सलाहियत रखती हैं। लेकिन अगर अमेरिकन हुकूमत अगर अमन लाने का इतना सीधा साधा फॉर्मूला है, आपको समझ में आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है, दुनिया को समझ में क्यों नहीं आ रहा? दुनिया इसको समझना चाहती नहीं है, क्योंकि अमेरिका अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए जब उसकी मिलिट्री ऑप्शन नाकाम हुई और उन्हें यह कहना पड़ा अपने सेनेट में कि हम 20 बरस की नाकामी के बाद वहां से लौटे हैं, तो अब वो उसका इंतकाम लेना चाहते हैं तालिबान से कि वो कामयाब ना हो। लेकिन वो फिर एक बार भूल रहे हैं कि अगर वो कामयाब नहीं होंगे और वहां पे कैओस क्रिएट होगा तो दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों को एक बार फिर इस ब्रोकन अफगानिस्तान में या जो डिसऑर्डर के शिकार अफगानिस्तान में उनको पनाहगाहें मिल जाएंगी। ये रीजन के लिए भी एक बुरी खबर होगी। और मैं आज ये भी अमेरिकी एक अखबार में ये खबर देख रही थी कि अफगान फौजी तालिबान जो हैं, ये हम देख चुके हैं जनरल साहब, जो अफगान फौजी हैं ये तालिबान से महफूज रहने के लिए दाइश का हिस्सा बन रहे हैं। तो सर ये तो बड़ी जनरल साहब अलार्मिंग सिचुएशन है। देखिए, ये अपने वही जो उन्होंने पहले किया था उसी को दोहरा रहे हैं कि जब उन्होंने इराक की आर्मी को तबाह कर दिया था और इराक के सदर को डिपोज करके उस पर मुकदमात चला लिए थे, तो इराकी आर्मी ने आईसिस बना ली थी अपने बदले लेने के लिए। तो अगर वो उसी पैटर्न को यहाँ डिलिबरेटली दोहराना चाहते हैं या उससे सर्फ नजर कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा हो सकता कि अगर उन सोल्जर्स को जिनकी तरबियत हिंदुस्तान ने की, वो सोल्जर जिनकी तरबियत खुद अमेरिका और कोलिशन फोर्सेस ने की, अगर उनको तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, अगर मुल्क इंस्टेबिलिटी का शिकार होगा और उनको बाहर कोई पनाह भी नहीं देगा, रिफ्यूज भी नहीं देगा, तो वो कोई ना कोई तंजीम ज्वाइन कर सकते हैं, जो बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होगी रीजन के लिए और पाकिस्तान के लिए। जलसा ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान कह रहा है कि आप इनका साथ दें, इनकी मदद करें, अब जो मगरबी दुनिया का एक ब्लॉक बन गया है, क्या ये हमें FATF से निकलने देगा जनरल साहब? वो दुनिया जो इनको मानने को तैयार ही नहीं है। न FATF में डालने की ये वजह थी और न निकलने की ये वजह बनेगी। उसके मकासद और हैं और वो पाकिस्तान के ऊपर जिस वजह से दबाव डाला जा रहा है उसकी और बहुत सारी जेतें हैं। उसमें चाइना है, उसमें इंडिया के साथ रिलेशंस हैं, इंडिया की हेजेमनी को एक्सेप्ट करने की डिमांड है, न्यूक्लियर
फैसिलिटीज को भी इनडायरेक्टली कैप करने की बात किसी स्टेज पे आ जाएगी, वो तो पाकिस्तान के रवैये जो हम उधार लेके मुल्क चलाने की हमें लत पड़ चुकी है, उसकी वजह से हमारे ऊपर ये दबाव आ रहा है। वरना न हम रिसोर्स स्टार्व्ड कंट्री हैं, न हमारे लोगों के हाथों में कोई खुदा ना खास्ता ऐसी भी प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान एक सेहतमंद लोगों का मुल्क है। अल्लाह भी हमारी मुल्क पर मेहरबान है। हमारे 5 दरिया बहते हैं, हम अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं, सस्टेन भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे हुक्मरानों ने रवैया ये रखा है कि मुल्क के अंदर का निज़ाम बेहतर नहीं करना, टैक्स कलेक्शन बेहतर नहीं करनी, लोगों को आमादा नहीं करना टैक्स देने पर, और कर्ज लेकर मुल्क चलाने हैं और पिरामिड्स बनाने हैं, जिसकी वजह से हम इस दबाव का शिकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दिफाई तैयार जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।